हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अदर लिबरलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये चैप्टर 6 मार्क्स का आने वाला है आपका, और मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़े हैं, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, इनमें से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा है चैप्टर नंबर 15 का, उसके साथ वंस अगेन आई एम ओवर हियर। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी की विचारधारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज एन इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। एक बहुत ही प्रभावी इकोनॉमिक पॉलिसी है, नीति है हमारे भारत की, विद द व्यू पॉइंट ऑफ फर्दर स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, कि आने वाले समय में कैसे हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो मजबूत हो सके। द टर्म स्वदेशी मीन्स, स्वदेशी का मतलब होता है ऑफ वंस ओन कंट्री, अपने ही देश का। ठीक है, ऑफ वंस ओन कंट्री। इन टूडेज एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वर्तमान समय में ये समय चल रहा है वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का। वेरियस फॉरेन कंपनीज हैव कम टू इंडिया, बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत में आ चुकी हैं। एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन ओवर हेयर, और यहाँ अपना उत्पादन कर रही हैं। इन दिस चेंजिंग सिनारियो, इस बदलते हुए परिवेश में, द टर्म स्वदेशी इज नाउ यूज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई इंडियन कंपनीज। ठीक है, तो जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको यूज किया जा रहा है जो भारतीय कंपनीज में बनी है। ठीक है, या जिनका निर्माण भारत में हुआ है। देयरफॉर एट प्रेजेंट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी, ये समय है स्वदेशी को अपनाने का। लेज एम्फेसाइजेस ऑन यूजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेड बाय इंडियन कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज अंडर द कंट्री एंड अवॉइड गुड्स मेड बाय फॉरेन कंपनीज। ठीक है, तो इस समय ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि वे सामान, वे चीज़ें, वे वस्तुएं, वे सेवाएं जो हमारे देश में उत्पादित होती हैं, हमारे देश में बनती हैं, उनको ही हम यूज़ करें और विदेशी सामानों का बहिष्कार करें, विदेशी सामान का यूज़ ना करें। प्रोडक्ट मेड बाय टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि ETC आर एग्जाम्पल ऑफ स्वदेशी गुड्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये उत्पादन हैं, ये हमारे स्वदेशी के कुछ उदाहरण हैं। मीन्स ये हमारे देश की कंपनीज़ हैं जो हमारे देश में ही प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है, स्वदेशी की विचारधारा है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई नहीं है। दिस आइडिया हैज़ परफॉर्म द वर्क ऑफ यूनिफाइंग द नेशन ऑन वेरियस ओकेजन। और ये जो आइडिया है अलग अलग अवसरों पे हमारे देश को यूनिफाई करने का भी कार्य करता है। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो विदेश स्वदेशी की विचारधारा है, इस स्वदेशी की स्पिरिट है, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था जिस समय हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। इन स्वदेशी मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, अ पॉलिसी ऑफ रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन एंड बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स वाज अडॉप्टेड। और जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी यही अपनाया गया कि जो हमारे डोमेस्टिक, घरेलू या लोकल के उत्पाद हैं उनको हम एक्सेप्ट करें, उनको बढ़ावा दें और विदेशी सामान का बहिष्कार करें। ठीक है, महात्मा गांधी यूज्ड स्वदेशी एज अ वीपन। स्वदेशी को महात्मा गांधी जी ने एक हथियार के तौर पर यूज किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के संघर्ष में। गांधी जी मेड ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स अवेयर एंड इंस्पायर देम टू अडॉप्ट स्वदेशी। गांधी जी ने प्रत्येक नागरिक को अवेयर किया, इंस्पायर किया कि आप स्वदेशी को अडॉप्ट करें, स्वदेशी को अपनाएं। महात्मा गांधी बिलीव दैट इंडिया शुड आल्सो बी सेल्फ डिपेंडेंट अलॉन्ग विद बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रूल्ड। महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि जो हमारा देश है खुद आत्मनिर्भर हो सकता है, आज़ाद होने के बाद खुद का एक अपना इसका शासित सिस्टम हो सकता है। The concept of Swdeshi is an effective concept in context of making India self-dependent। जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही प्रभावी हो सकता है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में।
जो जल्दी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यही नारा, यही स्लोगन दिया है। गांधी जी की भी विचारधारा यही हुआ करती थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी लास्ट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर सम टाइम विद द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अर्ली 90s। जो स्वदेशी की विचारधारा थी इसने अपना महत्व खो दिया। लॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट कब? जब 1990 में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, वैश्वीकरण की जब शुरुआत हुई, दूसरे देशों से आदान प्रदान व्यापार बढ़ा, तो कहीं ना कहीं जो स्वदेशी की विचारधारा थी, कॉन्सेप्ट था, उसने अपना अस्तित्व खो दिया। ग्रेजुअली द डेवलपिंग नेशंस रियलाइज दैट द डेवलप्ड नेशंस इग्नोर्ड द रूल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड ऑनेस्टी। धीरे धीरे जो डेवलपिंग नेशन थे, विकासशील देश थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड नेशन हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक पॉलिसी बनाई थी। कौन सी? फ्री ट्रेड पॉलिसी बनाई थी, उसको ईमानदारी से नहीं मान रहे, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। डेवलपिंग नेशंस गॉट सम बेनिफिट्स बाय द ग्लोबलाइजेशन। और जो विकासशील देश थे, डेवलपिंग नेशंस थे, उनको कुछ लाभ मिला ग्लोबलाइजेशन के तहत, बट द लॉसेस वर मोर इन कंपेरिजन। लेकिन उस लाभ की तुलना में जो नुकसान था वो अधिक था। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दबाव के कारण, एंड कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा होने के कारण, वेरियस इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड वर डिस्ट्रॉयड। हमारे भारत की बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारे जो व्यापार था वो नष्ट हो गया। एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकम मोर सेवेयर। और बेरोजगारी की जो समस्या है बहुत ही विकराल हो गई। ड्यू टू इंटरनेशनल लॉ एंड एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों के कारण, इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट पुट इफेक्टिव सैंक्शंस ऑन फॉरेन कंपनीज। कुछ ऐसे समझौते, ऐसे नियम कानून के कारण भारत सरकार भी कुछ ऐसे इफेक्टिव जो सैंक्शंस थे वो फॉरेन कंपनीज के सामने नहीं रख पाई। These conditions force the citizens of India to think about all this। और इस कंडीशंस ने जो भारतीय नागरिक थे उनको सोचने पे मजबूर कर दिया, इन सब के बारे में विचार करें। इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियस ग्लोबलाइजेशन, एक न्यायपूर्ण ग्लोबलाइजेशन की अनुपस्थिति में, द डिमांड फॉर स्वदेशी अगेन स्टार्टेड टू राइज। स्वदेशी की जो डिमांड थी, मांग थी, फिर से बढ़ने लगी, उठने लगी। इन द प्रेजेंट टाइम द इंक्रीजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, वर्तमान समय में लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है वो बढ़ रही है, जाग रही है। हैज़ मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी मोर मीनिंगफुल। उसने इस राष्ट्रीयता की भावना ने जो स्वदेशी का मतलब है, स्वदेशी का अर्थ है, उसको और ही अर्थपूर्ण बना दिया है। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी प्रोड्यूसेस अ सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। स्वदेशी की जो स्पिरिट है, इसने एक सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला दी है। इट इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, इसने लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है उसको भरा है। एंड डेडिकेशन अमॉन्ग द सिटीजन्स, और लोगों के बीच डेडिकेशन को बनाया है, उसको भी इन्फ्यूज़ किया है। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी के निम्नलिखित कुछ लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय इंडियन इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। जो भारतीय इंडस्ट्री में सामान बनता है उसकी मांग बढ़ेगी, लोगों के अंदर उसकी डिमांड हो जाएगी स्वदेशी के कारण। इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज विल इमर्ज ड्यू टू दिस, और इसके कारण जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उनका विकास होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल राइज बाई एडॉप्टिंग स्वदेशी गुड्स। स्वदेशी गुड्स को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो लोकल के उत्पाद हैं, और नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी हमारे देश की। इंडियन कंपनीज आर मोर लेबोरियस एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज की तुलना में जो भारतीय कंपनी है वो अधिक लेबोरियस है। देयरफॉर अलॉन्ग विद द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो स्वदेशी के प्रमोशन के साथ साथ हमारे देश में जो रोजगार की संभावनाएं हैं, अवसर हैं, वो भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 इज ड्यू टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण
इम्पोर्ट विल डिक्लाइन, जो हम आयात करते हैं सामान का, ठीक है, उसमें कमी आएगी। एंड वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी स्पेंड इन इम्पोर्टिंग वेरियस गुड्स विल बी सेव्ड, और सामान को मंगवाने में जो हम पैसा खर्च करते हैं वो पैसा भी हमारा बचेगा। पॉइंट नंबर 5, फॉरेन कंपनीज टेक अवे लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू दियर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। जो विदेशी कंपनियां हैं बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश से धन संपत्ति ले जाती हैं। एंड डिवाइडेंड्स, ठीक है, और इसको बांटती हैं। दिस आउटफ्लो ऑफ कैपिटल विल बी चेक्ड इफ स्वदेशी इज अडॉप्टेड। अगर हम स्वदेशी को अपना लेते हैं तो ये जो आउटफ्लो है हमारे देश से जो संपत्ति वापस बाहर जा रही है ये रुक जाएगी। अ कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंस इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग स्वदेशी। हमारे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी अगर हम स्वदेशी को अडॉप्ट करते हैं। इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी सेल्फ डिपेंडेंस एक्ट एज अ मेजर प्रोटेक्टिव लेयर। और जो सेल्फ डिपेंडेंस है, आत्मनिर्भरता है, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। द गवर्नमेंट रिसीव कंपैरेटिवली ग्रेटर रेवेन्यू बाय इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अगर उत्पादन होता है तो गवर्नमेंट अधिक रेवेन्यू रिसीव करती है, प्राप्त करती है। द वर्क कल्चर ऑफ स्वदेशी कंपनीज इज आल्सो फेवरेबल फॉर द कंट्री। हमारे देश के लिए जो स्वदेशी का कल्चर है, स्वदेशी कंपनीज का, वो भी फेवरेबल है। दीज कंपनीज मेक सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये कंपनियां हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उचित तरीके से यूज करती हैं। पॉइंट नंबर 9, सम नेशंस अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर products in India, and even after this they create problem for India by opposing our country on international platform। बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं कि जो हमारे देश में अपने सामान को बेचते हैं, सेल करते हैं, बहुत सारा लाभ कमाते हैं। इसके बावजूद वे हमारे देश का विरोध करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो हमारे देश को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, हमारे देश से लाभ कमाते हैं। और जब कोई बात आती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश को सपोर्ट करने की तो विरोध करते हैं। तो अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो ये भी बेनिफिट होगा। सच नेशंस विल कम अंडर प्रेशर इफ स्वदेशी गुड्स आर यूज्ड। तो ऐसे देश भी दबाव में आ जाएंगे अगर हम स्वदेशी को अपनाते हैं। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी इनहेंस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। स्वदेशी की जो स्पिरिट है वो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं। नेशनलिज्म इज एन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी देश के विकास के लिए जो नेशनलिज्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वदेशी वी शुड रिमेंबर, स्वदेशी के परिप्रेक्ष्य में हमें याद रखना चाहिए that in the name of liberalization, privatization and globalization, the human and natural resources of our country should be exploited। ठीक है, अगर हम स्वदेशी अडॉप्ट करते हैं तो अगर अपनी स्वदेशी को अडॉप्ट करेंगे तो जो ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड इन सच अ वे दैट नथिंग रिमेन्स टू बी यूटिलाइज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अगर हम स्वदेशी अडॉप्ट करते हैं तो हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको हम इस वे में यूज़ करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका यूज कर सकें। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिविलाइजेशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया इन द फॉर्म दैट द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस फैमिली शुड रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। और जो ग्लोबलाइजेशन की विचारधारा है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सभ्यता में बहुत पहले से विद्यमान था, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिविलाइजेशन। ठीक है, हमारी सभ्यता और संस्कृति में बहुत पहले से विद्यमान था, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार मानते थे। दैट द इंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, कि हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग्स हुआ करती थी। एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस फैमिली शुड रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी, और परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ और खुश होना चाहिए। इन इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा में, वी पे अटेंशन टू अनदर्स हेल्थ, कि हम दूसरे के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हैं। एंड हैप्पीनेस ऑन द बेसिस ऑफ कीपिंग एवरी सिटीजन ऑन द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी। ठीक है,
तो ऐसी फीलिंग थी कि संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे, स्वस्थ रहे. While the form in which globalization is defined by Europe and America, it only concentrates on making more and more profit. और जो ग्लोबलाइजेशन यूरोप और अमेरिका ने बताया है, जो आधुनिक ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्न वैश्वीकरण है, इसमें इनकी विचारधारा क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका मोटो है ओनली कंसंट्रेट ऑन मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, मतलब नहीं है. ह्यूमन रिसोर्सेज का दोहन हो, उनका मतलब नहीं है. उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है लाभ कमाने से. स्वदेशी इकोनॉमी इज सच अ कॉन्सेप्ट अंडर विच ऑल द पर्सन्स मूव फॉरवर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. स्वदेशी एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत प्रत्येक पर्सन, ऑल द पर्सन मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए, इंस्टीड ऑफ वेलफेयर ऑफ पर्सन, बजाय किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के वेलफेयर के लिए, फैमिली के लिए और कम्युनिटी के लिए और स्टेट के लिए. ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति का वेलफेयर नहीं होगा, एक फैमिली का नहीं, एक समुदाय का नहीं, एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड की समृद्धि होगी. वी ऑल शुड मूव फ्रॉम इंडिविजुअलिज्म टू टोटलिटी. हम व्यक्तिगत जो निजीवाद है उससे लेके हम संपूर्णवाद में विश्वास रखें और स्वदेशी को अपनाएं. फिर आता है स्किल डेवलपमेंट, जिसको कौशल विकास कहते हैं. लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एज कंपेयर टू ऑल अदर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के जितने भी सोर्सेज हैं उनकी तुलना में जो लेबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है. व्हेन लेबर इज प्रोवाइडेड कैपेबिलिटी एंड स्किल, जब लेबर को उसकी क्षमता, योग्यता और स्किल प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन के द्वारा, हेल्थ के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा, इट बिकम ह्यूमन वेल्थ. तो ये ह्यूमन वेल्थ बन जाता है. ह्यूमन वेल्थ रेफर्स टू स्किल्ड, कैपेबल, नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन वेल्थ का मतलब है स्किल्ड, कैपेबल, नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स. इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट हो जाता है दैट स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जो स्किल है ये महत्वपूर्ण फैक्टर है इन कन्वर्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ह्यूमन वेल्थ. जो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन वेल्थ में कन्वर्ट कर देता है. प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनहेंस ड्यू टू स्किल. लेबर की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, ये स्किल के कारण ही बढ़ जाती है. स्किल रेफर टू द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क. स्किल का मतलब है उसके काम करने की जो क्षमता है, काम करने की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है. ठीक है, इफिशिएंट वे. वर्क फोर्स कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव बाई स्किल डेवलपमेंट. जो वर्क फोर्स है उसको और अधिक प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है स्किल डेवलपमेंट के तहत. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज. और जो हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी है ये बहुत सारे अवसरों को बढ़ाती है ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की, फॉर एंड क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स. और जो वर्कफोर्स है उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाती है. इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है दैट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल इज़ अ वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ बेनिफिट. अगर स्किल की उपलब्धता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएबल इंडिकेटर है बेनिफिट का, लाभ का. प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ऑफ वर्कफोर्स. टुडे around 65% population of India is included in the working age group 15 year to 64 years. वर्तमान समय में भारत की जो आबादी है लगभग 65% ये वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होती है, जिनका एज ग्रुप 15 years to 64 है. When population is productive, जब किसी भी देश की जो आबादी होती है, पॉपुलेशन होती है, वो प्रोडक्टिव होती है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अ नेशन. तो ये राष्ट्रपति जो देश होता है उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बेनिफिशियल होता है. अदरवाइज इट इज़ नॉट. अगर वहाँ की पॉपुलेशन प्रोडक्टिव नहीं है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है. थ्रू स्किल डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन इज़ इन्हेंस्ड. उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, उसकी क्वालिफिकेशन के माध्यम से, प्रोडक्टिविटी के माध्यम से उसके जो जीवन का स्तर है, रहने का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
वो बढ़ता है एंड कैन गिव ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, और किसी भी देश के आर्थिक विकास में उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो बढ़ जाता है। नोटिसिंग दिस इम्पोर्टेंट ऑफ स्किल, देयर इज एन इमेंस रिक्वायरमेंट to lay emphasis on skill development in a labor dominated country such as India। ये बात ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण है कि जो लेबर है, ठीक है, उसकी स्किल डेवलपमेंट में इन्हेंस करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे देश में जो लेबर वर्ग है बहुत अधिक है भारत जैसे देश में। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल की इस जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश के विकास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑन 15 जुलाई 2015। हमारी भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है, ठीक है, उसको 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये है, टू अचीव द टारगेट ऑफ स्किल्ड इंडिया बाई प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन वेरियस स्किल्स, कि जो भारत का स्किल्ड वर्ग है उसको हासिल करना, उनको अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग देके कि किस क्षेत्र में वो निपुण है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज हेड ऑफ दिस मिशन, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस मिशन के हेड हैं, मुखिया हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट, आज़ादी के बाद ये पहला इंसिडेंट है, ये पहली घटना है इन विच द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन फॉर्म्ड टू प्रिपेयर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड यूथ। पहली बार जो हमारा मंत्रालय है और जो हमारा उपक्रम है एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने ऐसा एक ग्रुप फॉर्म किया है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंटेड ओरिएंटेड यूथ, युवा प्रिपेयर होगा यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द सच इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच यूथ आर बीइंग प्रोवाइडेड विद स्किल थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, इसके तहत भारत के जो युवा हैं उनको अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत तैयार किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एंड कैरिकुलम्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एलोन हैज़ हेल्प्ड लाख्स ऑफ पीपल इन मेकिंग देयर लाइव्स प्रॉस्परस। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, अकेले बहुत लाखों लोगों को समृद्ध, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वर्क कर रही है। स्किल डेवलपमेंट कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेवरल स्टेप फॉर पब्लिक वेलफेयर। जो स्किल डेवलपमेंट है ये बहुत सारे स्टेप उठाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो भारत सरकार ने ऐसे स्टेप उठाए हैं। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, दैट द सक्सेस ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ नेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन अ एफिशिएंसी ऑफ इट्स वर्कफोर्स। किसी भी देश की जो सक्सेस है, उसका डेवलपमेंट है, वो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वर्कफोर्स है, उनकी इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, उनकी निपुणता पे डिपेंड करता है। किसी देश के रहने वाले जो लोग अधिकतर रिच हैं, प्रॉस्परस हैं, तो वो देश भी प्रॉस्परस ही होगा, रिच होगा। थ्रू स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के माध्यम से, वर्कफोर्स ऑफ इंडिया विल गेट न्यूमरस बेनिफिट। जो हमारे देश का वर्कफोर्स है उसको बहुत सारे लाभ मिलेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारे अवसर मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंटली एवरी इंडियन सिटीजन विल बिकम प्रॉस्परस। परिणाम स्वरूप हमारे देश का प्रत्येक नागरिक समृद्ध होगा एंड कैपेबल ऑफ लिविंग अ रेस्पेक्टिव लाइफ, और सम्मानजनक जीवन के लिए सक्षम होगा। तो ये चैप्टर नंबर 15 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आपको इन्हीं 3 टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप इनको प्रिपेयर कर लें, स्टडी कर लें। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।